साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में आज टेलीग्राम चैनल पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है, जो कि आपके सीएसआईआर एग्जाम दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो ये आप वहाँ के क्वेश्चन पेपर में जाके देख सकते हैं, और एक बहुत ही लंबा चौड़ा ब्लॉट्स के तरीके से क्वेश्चन बनाया है, और बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कहानी को समझिएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि आपके पास 4 सिंगल अमीनो एसिड के म्यूटेंट्स हैं, जो कि ए से डी के रेफरेंस में इनको नोटेड किया गया है। किसी एक प्रोटीन का इन द एपिटोप रीजन ऑफ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्स है, जो कि प्रिपेयर किया गया है, जिसको हमने ई कोलाई में एक्सप्रेस कराया है। फिर हमने लाइजेट प्रिपेयर किया है, मतलब उसको कलेक्ट किया है फ्रॉम द 4 डिफरेंट ई कोलाई कल्चर से एक्सप्रेसिंग दीज 4 प्रोटीन। और उसके बाद आपने एसडीएस जेल करके नाइट्रोज सेलुलोज मेम्ब्रेन करके वेस्टर्न पर इन्होंने क्या किया है, उसको छाप दिया है। मतलब इतनी कहानी अगर ये ना भी बताते तो भी काम चल जाता, लेकिन इन्होंने इसलिए बताया है ताकि आप इसको पढ़ें और डर जाएं इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस को देखकर। और उसके अलावा आपको क्या होगा कि आपका समय नष्ट हो। ठीक है, बाकी सिंपल सा कहते हैं कि हमने एक 4 प्रोटीन को, म्यूटेंट जो प्रोटीन है उनको आइसोलेट किया है। अब आप बता दीजिए ये वेस्टर्न ब्लॉट का इमेज है, बट इन्होंने पूरी कहानी बताई है। बाकी ये आपका वेस्टर्न ब्लॉट का ये इमेज है, जो कि आपका कंट्रोल लेन है। इसके बाद आपका वाइल्ड टाइप कह सकते हो, जहां पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्सप्रेशन है, और ये आपके ए बी सी डी जो है, ये आपके 4 डिफरेंट म्यूटेंट्स हैं। कह रहा है कि द 4 सिंगल म्यूटेशन अपॉन सीक्वेंसिंग वर फाउंड किया गया है, या तो वैलिन से एलानिन हो रहा है, ठीक है, या आपका ग्लाइसिन से प्रोलीन हो रहा है, या आपका एलानिन से एस्पार्टिक एसिड हो रहा है, या आइसोलिसिन से ल्यूसिन हो रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, मतलब कौन सी लाइन में कौन सा म्यूटेशन हुआ है। तो सिंपल सी कहानी है कि ये आपके कंट्रोल में सभी का एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पे सी और डी में आपका एक्सप्रेशन गायब है। तो यानी कि सी और डी में क्या हुआ होगा कि कोई एक ऐसा म्यूटेशन हुआ होगा जो कि वो अमाइनो एसिड उसका सिमिलर नहीं होगा। तो यानी कि जैसे कि मैंने आपको एक बस इसमें एक सिंपल आपको अमाइनो एसिड्स के कॉन्सेप्ट का पता होना ही आवश्यक था। इसमें वेस्टर्न ब्लॉट की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, बस आपको केवल अमाइनो एसिड्स का अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो आपका प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है, हमेशा याद रखिएगा, पी से प्रोलीन और पी से प्रॉब्लम। कहीं पर भी आप देखोगे जितनी भी प्रॉब्लमैटिक चीजें होती हैं, उसका जिम्मेदार जो होता है वो आपका प्रोलीन होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको अमीनो एसिड ना बोल के इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली इम्यूनो एसिड बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो यानी कि जहां पे बैंड आपको नहीं मिला है, यानी कि जब आपने म्यूटेशन कर दिया है, तो वो उससे रिसेंबल हुई ही नहीं है। तो यानी कि किसी भी ऑप्शन में क्या आपको प्रोलीन देखने को मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है कि C इज ड्यू टू ग्लाइसिन से प्रोलीन। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आपका C में म्यूटेशन हुआ है, वहां पे अब ग्लाइसिन जो है वो आपका नॉर्मल अमाइनो एसिड था। जैसा कि आपको पता है कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अगर आपसे पूछा जाएगा, इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। और ग्लाइसिन बहुत जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई जगह मैंने पढ़ाया है। तो ये आपका होमवर्क है, अपनी कॉपी में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ग्लाइसिन के बारे में लिखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ-जहाँ आपने ग्लाइसिन को पढ़ा है, और जो ग्लाइसिन बहुत ही की फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये आपके ग्लाइसिन के बारे में आपको 5 पॉइंट्स हो गया। तो यानी कि ग्लाइसिन जो कि आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, और अगर मैं कहूँ कि प्रोलीन एक आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है। तो अगर आपने ग्लाइसिन से प्रोलीन की तरफ म्यूटेशन कर दिया है, तब आपको बैंड नहीं मिलेगा। तो यानी कि सिंपल सी कहानी है, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और बी के केस में कह रहा है कि बी में आपको बैंड देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना मोटा बैंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है उतना तो नहीं मिला है, लेकिन आपको बैंड देखने को मिल गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि वैलीन से क्या हो गया है, एलानीन हो गया है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अगर आप लिस्ट देखोगे मेरे साथ, जब आपने पढ़ाई किया होगा, तो मैंने आपको बताया है एक ट्रिक होता है वैन, VAN लिख लेना। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके वैलीन होता है और आपका एलानीन होता है। ये दो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड के कैटेगरी में आते हैं, और दोनों ही लगभग आपके एलिफैटिक ग्रुप कह सकते हो, या जो भी समझना चाहो, आसपास सेम स्ट्रक्चर होगा। तो यानी कि इस म्यूटेशन में यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। और बहुत ही आसानी के साथ आप बेसिक अमाइनो एसिड्स पढ़ के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे बहुत ही समझदारी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, किस तरीके से सीएसआईआर आपको घुमाते हैं। तो आपको देखकर समझकर तभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 73 है, और आंसर की में भी मेरा पहला ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको घुमाया है और एक वर्ड को पकड़ के आपका एक आंसर निकल जाएगा कि जब ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने फिर 2015 के क्वेश्चंस को थोड़ा मैं एक नज़र में देखने लगा तो मुझे ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कह रहे हैं कि एक आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जो कि एक स्टूडेंट कर रहा है जो कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन को वो पाया है। फॉर व्हिच देयर विल 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। भाई किसी प्रोटीन का एक्सप्रेशन अगर बढ़ा है तो यानी कि उसमें क्या हुआ होगा या तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन बढ़ गया होगा या तो प्रोटीन का फास्फोराइलेशन बढ़ गया होगा और या उसकी इंटरेक्शन विद द अदर इफेक्टर प्रोटीन जो है वो आपकी बढ़ गई होंगी। आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट कंक्लूडेड दैट इंक्रीज्ड एक्टिविटी जो आपको मिल रही है वो आपके फास्फोराइलेशन होने की वजह से मिल रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रोटीन का एक्सप्रेशन आपको ज्यादा मिल रहा है तो सेल सिग्नलिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई प्रोटीन फास्फोराइलेट हो रही होगी तो वो जाके एक्टिव हो रही होगी, फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर रही होगी और जिस तरीके से उसके जाके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि भैया अगर मैं फास्फोराइलेशन वाले मेथड से मेरी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल नॉट सपोर्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ड्रॉन बाय द स्टूडेंट। यानी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं करना है या उस स्टूडेंट ने नहीं किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो इसमें सिंपल सी जो आपकी कहानी है, चूंकि आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोटीन का एक्सप्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करना होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन रेट। अब यहाँ पे यही बात यहाँ पे गलत है क्योंकि आप सारी बातें प्रोटीन की कर रहे हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस अगर आपको याद हो तो प्रोटीन की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से हम जीन का एक्सप्रेशन देखते हैं कि जीन एक्सप्रेस हुई है कि नहीं हुई है। समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन जब आपका हो जाता है, जब ट्रांसलेशन से रिलेटेड को एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमको पता चलता है कि आपकी प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है कि नहीं हुई है। तो यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पिक करना था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा कि मुझे ट्रांसक्रिप्शन रेट एक्सपेरिमेंट नहीं करना होगा, बाकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप प्रोटीन के लिए करते हैं और चूंकि फास्फोराइलेशन वाला एक्सपेरिमेंट है तो आप फास्फो अमाइनो एसिड एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन सेंस के साथ पूरी कहानी इन्होंने बताई है। बस आपको प्रोटीन वर्ड पता करना था और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो जीन्स के लिए होता है जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद आपकी प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि मेरा लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फ्रैप टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैप और फ्रेड। वहां से एक क्वेश्चन आपका डराइव हुआ है, कह रहा है कि फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इन द लाइव सेल्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन। इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमको पता चलता है डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटीन के बारे में हमें पता चलता है। बहुत ही बेसिक में मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाया है। एक्चुअल में होता क्या है कि कहीं पर हम फ्लोरेसेंस टैग कर देते हैं, मान लो किसी प्रोटीन को, इसके बाद ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग करने पर ये प्रोटीन हट जाएगी। लेकिन हमने बहुत सारे प्रोटीन को फ्लोरेसेंस टैग किया है, तो एक समय क्या होगा कि जब यहाँ पे प्रोटीन हट जाएगी बेटा, तो क्या होगा कि हमें फ्लोरेसेंस का सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर पहले हमको फ्लोरेसेंस का सिग्नल मिल रहा था, फिर हमने ब्लीचिंग किया तो हमको सिग्नल नहीं मिला। लेकिन सेल्स की प्रॉपर्टी है कि वहां पे प्रोटीन जो होती हैं वो मूव करती रहती हैं। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, मान लो कि 5 सेकंड बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने फोटो ब्लीच किया था, सॉरी तो फोटो ब्लीच मैंने किया था तो यहाँ पर मुझे प्रोटीन की सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोटीन्स क्या हुई, मूव करके उस पोजीशन पर आ गई तो मुझे वापस से सिग्नल देखने को मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा आपको ग्राफ मिलता है और इस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस रिजोनेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के मिलता जुलता एक टेक्निक आपका फ्रेट होता है जो कि आपके प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए है। दोनों चीजें मैंने पढ़ा रखी है, दोनों ही चीजें जो है वो आपकी सीएसआईआर की फेवरेट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इवन आईसीएमआर डीबीटी में भी फ्रैप और फ्रेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 नंबर आपकी झोली में यहाँ पे रखा हुआ है, बस एक आपको फ्रैप पढ़ के जाना था। तो यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद मैचिंग में दुनिया भर के इम्यूनोग्लोबुलिन का है, तो ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत बार हमने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है तो मैं बार बार इसको मैं क्या ही बताऊं। इसके बाद एक 119 जो कि आपका ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बोल रखा है कि अपने जूलॉजी या बॉटनी में से कोई भी आप अपने टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, क्लासिफिकेशन जहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसी के क्रम में ये क्वेश्चन जो है, जब आप एल्गी पढ़ते हैं तो उनके रिजर्व फूड मटीरियल से ये क्वेश्चन जो है वो आपका डराइव किया गया है। तो एक्चुअली में मैं आपको
शॉर्ट में दिखा देता हूँ। जो आपके रेड एल्गी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं प्यार से? रोडोफाइसी बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चूंकि ये रेड कलर के होते हैं तो पिगमेंट जो होता है इनमें फाइकोएरिथ्रिन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्टोरेज फूड जो होता है ये आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्लोरिडियन स्टार्च आपका लिखा हुआ है, रोडोफाइसी जाके इसको मिला देना। डी का सेकंड मेरे को दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन या एल्गी के बारे में आपको बेसिक फीचर्स पढ़ लीजिएगा, बट एटलीस्ट इतनी बातें आप याद रखिएगा। इसी तरीके से मैंने चार्ट लगा दिया है। आपके तीन तरीके के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। फायोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। रोडोफाइसी जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, इसी वजह से इनका जो पिगमेंट होता है वो फाइकोएरिथ्रिन होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च हमने पढ़ लिया, सेल वॉल सेलुलोज पेक्टिन एंड पायरोसल पॉलीसल्फेट की बनी होती है। एग्जाम्पल में आपका ग्रासिलीरिया जिलेडियम होता है, जो कि आपका अगार इसी से प्रोवाइड किया जाता है, निकालते हैं। ठीक है, अगार जो आप पढ़ते हैं अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहां पे उसी इसी से ही हमें रेड एल्गी से ही हमको प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फायोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है, यहाँ पे जो आपका सेलवॉल सेलुलोज की बनी होती है। स्टोरेज फूड जो होता है वो मैनिनटॉल या लैमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे देख लो कहीं पर लैमिनेरिन ऑप्शन में दिया गया है, तो फायोफाइसी को मैं क्या करूंगा, लैमिनेरिन पे मिला दूंगा, तो सी का मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन दिया है, तो अभी हमारी कहानी सॉल्व नहीं हुई है। बाकी इसके अलावा अगर आप ज़ैंथोफाइसी की तरफ जाते हैं, तो ज़ैंथोफाइसी जो होते हैं ये आपके ऑयल, इनका रिजर्व फूड होता है। ये थोड़ी से जब आप और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और बैसिलोफाइसी में जो होता है वो आपका क्राइसोलैमिनेरिन जो होता है, ये इनका होता है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन आपका निकल आएगा और बेसिक बेसिक लॉजिक से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। और स्टोरेज फूड वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, एल्गी है, फंगस है, दुनिया भर की चीजें मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि उसको आप पढ़ के रखिएगा अपनी कॉपी में। इसी तरीके से आपका क्लोरोफाइसी हो गया, सेलुलोज की बनी होती है, और इनका जो स्टोरेज फूड होता है वो आपका स्टार्च होता है। बाकी आपने स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इन सब के एग्जाम्पल्स को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल किसके बने होते हैं, क्या हैबिटेट होता है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये चार्ट आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको फायदा करेगा। इसी तरीके से एक और टेक्निक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कैंसर प्रोग्रेस हो रही है जिसमें सेवरल जीनोम जो है वो आपके रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, ट्रांसलोकेशन है, डिलीशन है या डुप्लीकेशन है। तो इफ दिस रीअरेंजमेंट आर को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन सी टेक्निक करोगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टेक्निक का मैंने पढ़ाया भी है। फिश टेक्निक जो होता है, जिसको हम फ्लोरेसेंस इन सीटू हिब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि आपके क्रोमोसोम को डिटेक्ट करता है। तो यानी कि चूंकि जब आपका ट्रांसलोकेशन में आपने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है, डिलीशन में भी क्या होगा, क्रोमोसोम का डिलीशन होगा, डुप्लीकेशन में किसी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये सारी इवेंट्स जो हमें करनी है वो क्रोमोसोम के रिगार्डिंग लेवल पे हमें करनी है। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो फिश करेंगे। बाकी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, तो जाके उसको पढ़ लीजिएगा। मल्टी कलर फिश यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। बाकी फ्लो साइटोमेट्री आप इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हम क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं था। माइक्रो एरे वगैरह आप प्रोफाइलिंग वगैरह के लिए करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपकी फिश टेक्निक होगी। जाके नहीं पढ़े हो तो मेरे चैनल पे टूल्स एंड टेक्निक के प्लेलिस्ट में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन को समझ लिया है बहुत ही अच्छे से। तो इसमें आज के लेक्चर में जो आपको यहाँ से सीख कर जाना है, फिश लेक्चर जो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने यहाँ पे फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, इन चीजों को समझ लिया है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर दोबारा एग्जामिनर ने मुझसे पूछ लिया कि फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ मिलता है, तो मैं उसका आंसर कर सकूं। बाकी एक क्वेश्चन हमारे सर ने हमको होमवर्क दिया है, इसको हम मैचिंग करके मिला लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि इसका क्या आंसर बनेगा। फिर इसके बाद हमने फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग को भी पढ़ लिया, सर ने समझा दिया। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्वेश्चन थे, जिसमें सीएसआईआर ने एक तरीके से हमको बेवकूफ बनाया और बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़ी बड़ी बातें लिख के हमको कंफ्यूज किया। सिंपल सी एक लाइन हमको पकड़नी थी कि चूंकि यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है तो हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला आपका राइट आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से जैसा कि क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने हमारे पूछा, उसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल गया। तो खुल के सामने आइए, अपनी बातें हमारे चैनल तक रखिए, अपने संवाद करिए, टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज भेजिए ताकि आपके सोल्यूशन को किया जा सके। बेशक हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर आपके जो भी क्वेरीज होगी, जो बताने वाला होगा, जो वर्बली होगा, ओरली होगा, उसको मैं वॉइस मैसेज के थ्रू बता दूंगा।
और नहीं होगा तो आपके क्वेरीज को समझाने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। तो थोड़ा-सा आपको भी एफर्ट करना होगा, खुलकर सामने आना होगा और हर तरीके से हम यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ढाई महीने का समय बचा हुआ है, तो हम एक बहुत अच्छी तैयारी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लगभग सीएसआईआर को डेडिकेटेड करते हुए लगभग 17-18 वीडियो शायद हमारे इस प्लेलिस्ट में आप जाएँगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट में विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस वाले प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे। इसी तरीके से डीबीटी, आईसीएमआर और सारी चीज़ें बायोलॉजी थोड़ी ना बदल जाएगी। बस केवल और केवल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अभी आईसीआर का रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे हमारे क्वालीफाई हुए हैं, तो उनके लिए भी हम एक अपना सेपरेट वीडियो बनाएँगे जहाँ पे आपको उन बातों से अवगत कराएँगे। बाकी हमारे लक्ष्य जरा टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।